फरवरी 2012 रात के करीब 9 बजे 3 लड़कियां ऑफिस से अपने घर जा रही है। वह ऑफिस से अपने घर जाने के लिए लेट हो चुकी है, तो इस वजह से जो उनकी चाल है वो थोड़ी तेज है। जब वह लड़की अपने घर जा रही थी तो उनकी बराबर में रेड कलर की इंडिगो गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से 2 लड़के निकलते हैं। वो 2 लड़के किरण नाम की एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। किरण के साथ जो 2 लड़कियां थी वह उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और साथ ही वहां पर एक आदमी जा रहा था जिसने उन दोनों लड़कियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और वह 2 लड़के उस लड़की को किडनैप कर वहां से चले जाते हैं। तो आखिर कौन है ये लड़की जिसका ये किडनैप हुआ है और उस किडनैप करने के बाद उस लड़की के साथ हुआ क्या है? वेलकम टू द केस ऑफ किरण नेगी। तो वी आर फेज 2 दिल्ली। वहां पर एक कुंवर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। जो एक कुंवर सिंह था ये मेनली उत्तराखंड का था, लेकिन पैसे कमाने के लिए ये दिल्ली आया हुआ था। यहाँ पर आकर ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, जिससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही इंतजाम हो पाता था। साल 2012 तक जो घर का खर्चा था वो कुंवर सिंह की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से चलता था, लेकिन 2012 में इन्होंने अपने काम से छुट्टी लेने का मन बना लिया था। इसका एक बड़ा कारण था उनकी बड़ी बेटी किरण नेगी। जो किरण नेगी थी वो बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी, इस वजह से उसे एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। जो किरण नेगी थी वह केवल 19 साल की थी, लेकिन अपने घर वालों की मजबूरी को देखते हुए और अपने टैलेंट को देखते हुए उसने जॉब करनी शुरू कर दी थी। जिस कंपनी में किरण नेगी जॉब करती थी वह उसके घर से केवल 20 मिनट की दूरी पर थी। जो एक किरण है इसने अपने माँ बाप का भरोसा ऐसे जीत रखा था कि वे उस पर शक नहीं करते थे और वह इस नौकरी करने के लिए उसे वहां पर जाने देते थे। रोज की तरह 9 फरवरी का दिन आया। किरण अपनी 2 सहेलियों के साथ अपने घर लौट रही थी। वह उस दिन थोड़ा लेट हो चुकी थी। इन तीनों दोस्तों के पास वो लाल कलर की इंडिगो गाड़ी आती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और वो किरण नेगी को उठाकर वहां से ले जाते हैं। उस वक्त एक राह चलता आदमी उन दोनों लड़कियों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद जो किरण की दोनों सहेलियां होती है वह किरण के घर जाती है और किरण के घर वालों को सब कुछ बताती है कैसे जो उनकी लड़की है उसका किडनैप हो चुका है। जैसे ही किरण के घर वालों को इस चीज का पता लगता है तो वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी जो किरण के पिता होता है पास ही के छावला थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद से कि जो पुलिस है वह उनकी बेटी को जल्द से जल्द उनके पास ले आएगी। वह थाने पहुंचते हैं तो उनकी होप ये टूट जाती है, क्योंकि जो पुलिस होती है वह कहती है कि हम आपकी लड़की को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो अभी थाने में नहीं है। देर रात बेटी के अपहरण की जो न्यूज़ है उसे सुनकर पुलिस वाले ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इधर जो कुंवर सिंह होते हैं वह पुलिस वाले से गुहार लगाते हैं कि आप प्लीज़ कुछ कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप मेरी रिपोर्ट तो लिखिए। कुंवर सिंह बहुत देर तक उनसे हाथ पैर जोड़कर कहते हैं कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए, प्लीज़ आप किसी तरह मेरी बेटी को वापस लाइए। तो जो पुलिस वाले होते हैं उनका दिल पिघलता है, तो वे उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। लेकिन अब तक बहुत टाइम बीत चुका था। अगर पुलिस उसी समय एक्शन लेती तो शायद किडनैपर्स गाड़ी समेत हाथ लग सकते थे। जब पुलिस अपनी तफ्तीश चालू करती है तो उन्हें कुछ लोगों से पता चलता है कि ऐसी लाल कलर की इंडिगो कार ये हरियाणा की तरफ गई हुई है। पुलिस वाले जब कैमरास भी चेक करते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक लाल कलर की इंडिगो कार जो होती है वो हरियाणा की तरफ गई हुई है। जब पुलिस उस कार को ढूंढने के लिए हरियाणा जाती है तो उन्हें वह लाल कलर की इंडिगो कार मिल जाती है। उस कार के साथ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम है राहुल। उसकी उम्र 26 साल है। फिर पुलिस उस राहुल को हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब स्टार्टिंग में राहुल के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है तो वह कुछ खास नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस अपने सख्त लहजे के साथ उससे बातचीत करती है तो वह बताता है कि वह इस हादसे में अकेला नहीं था, उसके साथ उसका भाई रवि और उसका एक दोस्त भी उसके साथ शामिल था। ऐसे करके जो राहुल होता है वो इस वारदात के बारे में सब कुछ बता देता है। उनके मुताबिक सबसे पहले उन्होंने किरण का अपहरण किया, उसके बाद वे उसे हरियाणा के रेवाड़ी जिले के टोडी गांव में ले जाते हैं और उसके बाद उन्होंने किरण नेगी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। और वह बताता है जब उनकी हवस मिट चुकी थी तब उन्होंने किरण नेगी की जान ले ली। उसके बाद उन्होंने पास ही के सरसों खेत में उसकी लाश फेंक दी। तो राहुल की इस जानकारी के बाद पुलिस तुरंत ही उस सरसों के खेत के पास पहुंचती है और किरण नेगी की बॉडी को बरामद करती है। तो जब पुलिस उस लाश के पास पहुंचती है तो उसे देखकर उनका दिल दहल जाता है। लाश के साथ
इतनी बेरहमी की गई थी, लाश को इतने जख्म दिए गए थे, उसके मुंह पर इतने जख्म थे कि जिससे लाश पहचान में ना सके। जो किरण नेगी की आंखें थी और जो उसके प्राइवेट पार्ट्स थे, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। लाश को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इन हैवानों ने उसके साथ कितनी बर्बरता की थी। इसके बाद जो पुलिस होती है वह उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो राहुल के 2 और साथी थे उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। राहुल के बताए मुताबिक पुलिस उन दोनों को भी पकड़ लेती है जो उसके साथी थे। उसके बाद पुलिस जो सरसों का खेत होते हैं वहां से कुछ प्रूफ हासिल करने की कोशिश करती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वहां से कुछ बाल मिलते हैं और कुछ कांच के गिलास मिलते हैं और कुछ स्नैक्स के पैकेट मिलते हैं और एक मोबाइल भी मिलता है और एक पर्स भी मिलता है। पुलिस उस इंडिगो कार से कुछ डीएनए सैंपल्स और जो किरण की बॉडी होती है वहां से भी कुछ डीएनए सैंपल्स इकट्ठे करती है और जांच के लिए भेज देती है। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसे सुनकर सब दहल जाते हैं, सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। सबसे पहले उन्होंने किरण नेगी का अपहरण किया, उसके बाद उन्होंने किरण नेगी के साथ बहुत मारपीट की, फिर उसके साथ बारी बारी से रेप किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी कार से लोहे के रेंज और एक रॉड थी उससे उसको पीटा। इतनी सारी चीजें होने के बाद जो किरण होती है वह मर जाती है। चीज को करने के बाद इन तीनों ने वहां से सारे सबूत मिटाने की भी कोशिश की। उन तीनों ने उसके सिर को इतना कुचल दिया कि जिससे उसकी पहचान ना हो सके। अगर लाश की पहचान ही नहीं होगी तो कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, ये सब उनकी सोच थी। इन सभी गवाहों को, इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है एक 40 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर सेशन कोर्ट में पेश करती है। सेशन कोर्ट के अंदर इन तीनों को गिल्टी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। के बाद ये तीनों इस केस को हाई कोर्ट में ले जाते हैं। हाई कोर्ट के अंदर इस केस की जांच होती है। इस केस की जांच होने के बाद हाई कोर्ट भी इन्हें फांसी की सजा सुनाई देती है। लेकिन इसके बाद ये तीनों सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले तो इनके केस लगने में ही 2 साल लगे, इनके केस की डेट आने में ही 2 साल लगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि वहाँ पर इन्हें बेगुनाह साबित किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हिसाब से पुलिस के जो बयान थे या फिर कुछ सबूत थे उनकी देरी के कारण ये सब चीज़ें एक बेगुनाह को पकड़ने की लग रही थी। पुलिस की लापरवाही कह सकते हैं कि जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा तो उन्हें जो उनके सबूत थे वे इतने पक्के नहीं लगे कि इन्हें तीनों को फांसी दी जा सके।